नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, दो चुनाव, हिमाचल और गुजरात, आज दोनों की बात करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इन दोनों राज्यों के अंदर किसी ना किसी भंवर में फंसी हुई है और धीरे धीरे 2022 जैसे जैसे अपने अंत की ओर आ रहा है, 2023 की शुरुआत होने को है, कहीं ना कहीं भारतीय मतदाता के जो मन में चल रहा है वो भी पिछले जो कुछ सालों में हो रहा था उससे थोड़ा सा अलग है। मतदाता थोड़ा अलग ढंग से अब सोच रहा है। वो सोचता है कि इतनी चमक दमक सब कुछ है, इस चमक दमक में मुझे क्या मिला? क्या मेरी जेब में कुछ है? क्या मेरी जिंदगी बेहतर हुई? क्या मेरे बच्चों की फीस निकल पाई? उनके क्या कहते हैं कि पढ़ाई के खर्चे निकल पाए, या अस्पताल के डॉक्टर के खर्चे निकल पाए, दवाइयां मिल पाई? मतदाता अब एक सवाल पूछ रहा है कि मेरे लिए क्या? भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, भारत $2000 पर कैपिटा की अर्थव्यवस्था होगी, मुझे उससे क्या? क्या मेरी जेब के अंदर पैसे हैं? ये सवाल अब भाजपा को काटने को दौड़ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं मतदाता वो छदम राष्ट्रवाद, छदम देश प्रेम से निकलकर, छदम पुलवामा से निकलकर अब ये सोच रहा है कि क्या मेरी जेब के अंदर मेरे बच्चों की स्कूल की फीस के पैसे हैं क्या? खैर, और जो रेवड़ियां बांटने की बात करते थे प्रधान सेवक जी, वो खुद जाकर हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करते हैं। यानी कि दूसरों को भाषण देने से पहले प्रधान सेवक को अपने गिरहबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए कि वो क्या करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते कभी नहीं है। गुजरात हो या हिमाचल, भारतीय जनता पार्टी कहीं बगावत, कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम और कहीं कांग्रेस और केजरीवाल के भंवर में फंसी हुई है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं आज शॉर्ट में हिमाचल के चुनाव की, फिर उसके बाद हम गुजरात के चुनाव की बात करते हैं। हिमाचल के अंदर दोस्तों 68 सीटें, जिसमें खास तौर से वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है कांगड़ा का सबसे ज्यादा सीटें वहां पर हैं, 15 सीटें। कहते हैं कांगड़ा में जो जीतता है वही शिमला से राज करता है। मंडी जो कि मध्य क्या कहते हैं कि हिमाचल में पड़ता है, आ, उसके 10 सीटें हैं। और शिमला जो कि एक किस्म से सेब का गढ़ भी है, कांग्रेस का गढ़ भी है, 8 सीटें हैं। तो करीब करीब 33-34 सीटें तो यही हो जाती हैं। यानी कि आधी सीटें कांगड़ा यानी कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से, मंडी यानी कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से, शिमला यानी कि हिमाचल के सदर्न डिस्ट्रिक्ट से जो है वहां से निकल कर आती हैं। खैर, वहां पर चर्चाएं सबसे ज्यादा किसकी हैं? बागी लोगों की। अभी तक जो हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हैं, 68 सीटों के अंदर लगभग लगभग 34 बागी नेता खड़े हैं जो कि भाजपा और कांग्रेस के हैं। उसमें लगभग 34 में से 2/3 बागी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और 1/3 बागी ऐसे हैं जो कांग्रेस के भी हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जो बागी हैं उसमें केएल ठाकुर है, प्रवीण शर्मा बहुत मजबूत, जी हां, भारतीय जनता पार्टी के पैर कांप रहे हैं उससे, राम सिंह, तेजवंत नेगी और ना जाने और कितने। दरअसल एक अनुमान मैं आज आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में शायद ना भाजपा और ना कांग्रेस को बहुमत मिले। 68 में से 35 सीटें किसी को नहीं मिलेंगी और इस बात की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि 10 से 15 बागी इस बार चुनाव जीतेंगे और ये बागी ही बाद में सारे के सारे सरकार बनाएंगे, यानी कि निर्दलीय चुन के आएंगे। एक बार को निर्दलीय इतनी बड़ी संख्या में आए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास तो इतना पैसा है कि वो उनको 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ देके आराम से खरीद सकती है। तो उस परिस्थिति में बीजेपी सरकार बनाएगी। लेकिन बागियों ने खेल बिगाड़ा हुआ है। लेकिन
हिमाचल में बागी इतनी जल्दी बिकते भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन इस बार जो फीडबैक निकल कर आ रही है वो यही है कि इस बार शायद हंग असेंबली हो सकती है और वहां पर जो बागी हैं वो इस बात का निर्धारण करेंगे कि अल्टीमेटली सरकार हिमाचल में कौन बनाएगा। वहां पर प्रेम कुमार धूमल, जिनको कि 2017 के अंदर ही एक षड्यंत्र के अंतर्गत हरवा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ताकि जयराम ठाकुर जीते और मुख्यमंत्री बने, अदरवाइज तो प्रेम कुमार धूमल ही मुख्यमंत्री बनने वाले थे। अब उनकी उम्र 78 साल की है। उनके लड़के बेटे यानी कि अनुराग ठाकुर हैं, उनकी स्ट्रांग प्रेजेंस है, लेकिन पीछे अभी एक मीटिंग में अनुराग ठाकुर की आंख से भी आंसू निकले और कहीं ना कहीं इस बात के इंडिकेशन आए कि अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है और इस बात का गुमान, इस बात का दुख उनके चेहरों पर नजर आता है। खैर, जेपी नड्डा भी वहीं से आते हैं और जेपी नड्डा अपना प्रभुत्व देखा जाए तो वहां पर लागू करने में कामयाब भी हुए हैं। कम से कम नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आधे ऐसे मेंबर हैं और कांग्रेस में भी जिन्होंने परिवारवादियों को टिकट दिए हैं। कोई भाई, कोई भतीजा, कोई माँ, कोई बाप, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई अंकल, कोई जीजा, कोई साला। परिवारवाद की मोदी जी की पार्टी ने वो धज्जियां उड़ाई हैं वहां पर कि जिसको अगर प्रश्न पूछ लें तो हो सकता है मोदी जी के चेहरे फक पड़ जाएं, जवाब देने काबिल ना बचे, क्योंकि जितना परिवारवाद इस बार हिमाचल में चला है इतना और कहीं नहीं और मोदी जी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वहां पर कांग्रेस ने 10 गारंटी दी है। उन 10 गारंटियों में एक ओल्ड पेंशन स्कीम है जो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सरदर्द बन चुका है जिससे पार पाना मुश्किल हो गया है। करीब करीब 2,45,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वहां पे और 1,15,000 उसमें एम्प्लॉय ऐसे हैं जो नई पेंशन स्कीम में आते हैं और उनको चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम, जहां पर रिटायरमेंट होने के बाद भी उन्हें पेंशन मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1,15,000 वोटर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस बनकर आएंगे। और हालांकि गुटबाजियां तो हैं और कांग्रेस की एक कमी वहां पर है, जहां पर कि कह सकते हैं कि उनके पास कोई ठोस नेता नहीं है वहां पर जिसको वो प्रेजेंट कर सके। लेकिन सोलन में जो प्रियंका गांधी की रैली हुई थी, जिस मैदान में, उस मैदान को तो नरेंद्र मोदी जाकर नहीं भर पाए थे जो प्रियंका गांधी ने अपने वादों के साथ भर दी वहां पर। और वहां पर लोगों ने बड़े उत्साह से एक एक इंच जमीन भर गई थी वहां पर। और उसने ओल्ड पेंशन स्कीम और 1 लाख सरकारी पद जो खाली पड़े हैं तुरंत भरने की बात की। महिलाओं को, 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1,500 रुपए महीना देने की जो बात की है वो भी बहुत बड़ा असर कर रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हिमाचल में बाजी पलटती नजर आ रही है। बागियों के हाथ में डोर होगी, लेकिन लगता है कि शायद कांग्रेस को थोड़ा सा एज मिलता नजर आ रहा है, हालांकि लीडरशिप कमजोर है वहां पर। 12 नवंबर को उनके चुनाव के नतीजे भी पूरे हो जाएंगे और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मुकाबला वहां पर बराबरी के स्तर का चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में अपने चुनाव को वहां पर गारंटीड नहीं ले पा रही है। उनकी भी टांगे कांप रही हैं। मोदी जी को भरोसा नहीं है कि इस बार हिमाचल के अंदर भाजपा बाजी मार जाएगी। आते हैं गुजरात के ऊपर। गुजरात में तो भाजपा दो भंवर में फंसी हुई है। एक केजरीवाल का भंवर है और एक बिल्कुल शांत बैठी हुई कांग्रेस, जिसकी कोई सभा नहीं है, कोई स्पीच नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। और मोदी जी इतने परेशान हो चुके हैं वहां जाके, उन्हें यही नहीं समझ आ रहा है कि गुजरात में अटैक किसे करें। भाई कोई स्टेटमेंट निकले अंदर से, कोई वक्तव्य निकले, कोई रैली हो, कोई कांग्रेस का नेता कुछ कहे। साइलेंटली खाटला बैठक हो रही है और मोदी जी इतने परेशान है कि वहां बैठ के भाजपा की सभाओं में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें संबोधित करके कह रहे हैं कि तुम उठो क्योंकि वो अराजक तत्व आ गया है केजरीवाल। वो यहां आकर हम गुजरातियों को गाली दे रहा है, गुजरात वालों को गाली दे रहा है, उसको सबक सिखाओ उठकर। वो एक्चुअली आजकल मोदी जी एक चीज भूल गए गुजरात में, कांग्रेस मुक्त भारत, पप्पू मुक्त भारत, गांधी नेहरू मुक्त भारत, वो उनकी जुबान ही बंद हो गई है। उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए।
अब वो अराजक तत्व केजरीवाल आया है, तो केजरीवाल ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि मोदी जी बाहर नहीं निकल पा रहे। उन्होंने गोपाल इटालिया के द्वारा फंसाने की कोशिश की कि कभी उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया था मोदी जी की, जब वो खुद स्टूडेंट लीडर थे, लेकिन वो बात भी आई गई होगी। फिर केजरीवाल के फोटो मुसलमानी इस्लामिक इस्लामिक टोपी के साथ लगाए कि ये तो वो हैं, ये तो पटाखे भी नहीं फोड़ने देंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। लेकिन अभी वो जो लेवा तुम्हारा पटेल समाज है और वहाँ पे कड़वा पटेल समाज है, अब लेवा पटेल का जो कोडल धाम है वहाँ पर, वहाँ के जो किंग मेकर है नरेश पटेल, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि विजय रूपाणी को भी साथ लिया जाए, ताकि सौराष्ट्र के अंदर जो 54 में से 41 सीटें हैं जो पाटीदारों के प्रभुत्व वाली यानी कि पटेलों के प्रभुत्व वाली है, उनका कुछ किया जाए। क्योंकि सौराष्ट्र हाथ से निकला तो गुजरात हाथ से निकला। और वो जो 150 का जो टारगेट लेके बैठे हैं अमित शाह, 145 आउट ऑफ 182, 150 आउट ऑफ 182, ये तो मोदी जी खुद जब मुख्यमंत्री थे तब 150 नहीं हासिल कर पाए, कभी 120-22 से ऊपर नहीं पहुंच पाए। लेकिन हाँ, वो कैटलिस्ट के तौर पे 150 का आंकड़ा रखते हैं, लेकिन उसके बाद तो हर चुनाव में उनकी संख्या घटी है और पिछली बार तो 99 पर वो आ ही गए थे। अब विजय रूपाणी की भी याद आती है उनको, अब उनको पाटीदारों की याद आती है, अब उनको क्या बाकी लोगों की याद आती है। हार्दिक पटेल जो कि कभी वहां पर एक बड़ी पावर थे सौराष्ट्र के अंदर, अब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं अपने आप को केसेस से बचाने के लिए, तो अब वहां पर वो भी नहीं रहा। तो अंत में फिर मोदी जी क्या करेंगे, वही आतंकवाद, वही राष्ट्रवाद। मोदी जी की जान को खतरा है, एक हफ्ता पहले ये नोटिस आ जाएगा, आखिर में मैं गुजरात का बेटा हूं, उनकी आंख से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर सौराष्ट्र के अंदर सफलता नहीं मिलती है, और दक्षिण गुजरात तो वैसे उनके लिए एक पेनफुल पॉइंट है, क्योंकि सूरत में तो इस बार जो गढ़ है, वो गढ़ जो है शायद भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं पा रही है, और वहां पर आम आदमी पार्टी ने अच्छी खासी सेंध मार दी है। हालांकि सीआर पाटिल बचाना चाहते हैं, लेकिन छोटू भाई वसावा की जो ट्राइबल पार्टी है वो वापस कांग्रेस के पाले में ऑलमोस्ट चली गई है। हालांकि अभी इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे हैं, थोड़ा डिले हुआ है, वो तो गेम खेला है, आपको पता ही है कि इलेक्शन कमीशन है मोदी जी के कहने पर। नॉर्थ गुजरात के अंदर भी जगदीश ठाकुर जो है अच्छा कर रहे हैं कांग्रेस की ओर से, और ये गढ़ भी है, यहीं पर खाटला बैठक है, और यहीं पर मोदी जी ने आह्वान किया, कांग्रेस वाले चुप बैठे हैं, देखो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, जरा जाके देखो कि चल क्या रहा है, कहीं ना कहीं इनको रोकने की भी जरूरत है। लेकिन ये होगा। दरअसल एक नई चीज वहां पर मोदी जी याद दिलाते हैं। 20 साल पहले गुजरात में कुछ नहीं था, देखो गुजरात में क्या हो गया। 20 साल पहले भी तो आपकी सरकार थी, उससे पहले 27 साल पहले भी आपकी सरकार थी, तो आप कोस किसको रहे हैं। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि पुराने लोगों ने कुछ नहीं किया। 27 साल से आप हैं। अगर गुजरात का सत्यानाश हुआ है, गुजरात में एजुकेशन नहीं है, स्कूल नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, डॉक्टरी सुविधाएं नहीं है, बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उसके मोदी जी जिम्मेदार आप हैं। तो 20 साल में आपने कुछ नहीं किया, और फिर जब से आप गए हो 8-9 सालों से, आपने ऐसे ऐसे बेहतरीन वहां पर मुख्यमंत्री दिए हैं जिनके लोगों को नाम नहीं पता है। काम तो छोड़िए, सब कुछ किया ही नहीं उन्होंने। आनंदीबेन पटेल, मोस्ट फॉरगेटेबल नेम एज फार एज सीएम इज कंसर्न। विजय रूपाणी, जरा सा नाम बढ़ना शुरू हुआ था, मोस्ट फॉरगेटेबल नेम, कुछ नहीं किया। और अभी का तो मुख्यमंत्री का लोगों को नाम ही नहीं पता, भूपेंद्र भाई पटेल, हु ही इज, व्हाट ही हैज डन, नथिंग, सिवाय इसके कि वहां पे आंदोलन चल रहे हैं। अब मोदी कहते हैं मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मुझे वोट दो, मैं ही यहां पर हूं। अब मोदी जी प्रधानमंत्री छोड़ के लगता मुख्यमंत्री दोबारा से बनेंगे, ये हो रहा है। केजरीवाल से बहुत परेशान है, इतने परेशान है, घबराहट इतनी ज्यादा है। केजरीवाल और सिसोदिया वापस आते हैं तो बस कहीं ना कहीं इनके दिल की धड़कनें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। उनके रोड शोज में लोग आते हैं और ये आश्वासन देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपनी जिंदगी में केजरीवाल की पिच के ऊपर मैच खेल रही है, यानी कि केजरीवाल बोलते हैं और मोदी जी उसके ऊपर मैच खेलते हैं, जबकि इससे पहले मोदी जी पिच बनाते थे और बाकी लोग गेम खेला करते थे। राम राज्य की कल्पना, आयुष्मान कार्ड इतने बांट दिए, फिर कहते हैं हमने तो 1.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड दे दिया वहां पर गुजरात के अंदर। आयुष्मान कार्ड किसको मिलता है, जो सबसे गरीब हैं, जिनके पास दवा खरीदने की ताकत भी नहीं है। यानी कि आपका समृद्ध जो गुजरात मॉडल है वो गरीबी के कगार पर खड़ा है, जहां पर सबसे ज्यादा मॉल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, एनीमिया की कमी है,
बच्चों के अंदर स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, एजुकेशन नहीं है, लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है। ये गुजरात के हालात हैं और पूरा गुजरात में जो व्यक्ति ऊपर आता है, वो नौकरी करने के लिए पूना जाता है, हैदराबाद जाता है, बैंगलोर जाता है, दिल्ली चला जाता है, क्योंकि अवसर नहीं है वहां पर। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां होंगी अडानी अंबानी की, लेकिन उससे नौकरियां थोड़ी मिलती हैं। आम आदमी का उससे क्या भला है? आम आदमी वहां पर प्रश्न पूछ रहा है, मुझे क्या मिला? मेरी पॉकेट में कुछ है क्या? गुजरात समृद्ध होता है, पैसे आते हैं, अडानी अंबानी के पास चले जाते हैं, उनके खजाने भर जाते हैं। आम आदमी की पॉकेट में क्या है? आम आदमी की पॉकेट में कुछ नहीं। अब वो सोच रहा है कि अगर 300 यूनिट केजरीवाल ने फ्री दिए तो 1500 2000 रुपए बच सकते हैं। एजुकेशन का बिल उसने दिया तो 2000 और बच सकते हैं। टोटल मिला के हेल्थ का मिला लो 8-10 हजार महीना बच सकता है। अब ये पूछ रहे हैं सवाल भूपेंद्र भाई पटेल से, नरेंद्र मोदी से, राष्ट्रवाद छोड़ो, आतंकवाद छोड़ो, पाकिस्तान छोड़ो, मुझे क्या दिया तूने आज तक? ये घुट्टियां पिलानी बंद करो, मेरी पॉकेट में क्या डाला है? यही सारा पेन पॉइंट है मोदी जी का, क्योंकि वो बड़बोलापन है उनका, उनकी चमक दमक है। उन्होंने गरीब को देना कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें राष्ट्रवाद की, हम शक्तिशाली हैं, हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। गरीब का पेट भरता है क्या? पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, 100 करोड़ का मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है। मोदी जी, आपने भारत को जैसा बदहाल बनाया है ना, जितना बुरा हाल किया, फटे हाल किया इस देश का, शायद किसी प्रधानमंत्री ने आज तक किया नहीं है। लोग आपको उसी रूप में याद रखेंगे। इसलिए आप कभी केजरीवाल के भंवरे में फंसते हैं, कभी साइलेंट कांग्रेस के भंवरे में फंसते हैं, कभी ओल्ड पेंशन स्कीम में फंसते हैं, और विशेष रूप से हिमाचल में तो आप बगावत में पूरे के पूरे घिरे पड़े हैं। और आपको हराने वाले अब अपने ही लोग होंगे, अपने लोगों की बगावत, आपके अपने कारनामे, अपने कर्म ही आपको हराएंगे। केजरीवाल आपको नहीं हराएंगे, कांग्रेस नहीं हराएगी, आपके अपने कर्म, जो आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया, वही आपको हराएंगे। काठ की हांडी भी कितनी बार चढ़ेगी अल्टीमेटली, हो सकता है एक आध बार और चढ़ जाए, लेकिन उसके बाद नहीं। 2024 के बाद कहीं ना कहीं आपको भी झोला उठाकर जाना पड़ेगा। तैयारी रखिएगा, भारत का मतदाता बहुत प्रबुद्ध है। जब निकालने पे आएगा तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल देगा, और केजरीवाल जब झाड़ू मारेगा तो उस झाड़ू के साथ भारतीय जनता पार्टी को भी झाड़ू लग जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा। 4 पीएम और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा के मंच को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ इसी चैनल के ऊपर। जाइएगा कहीं नहीं। शुक्रिया आपका।